देखिए इस तरह का पेपर साइंस का आ सकता है। 15 मिनट तो रीड करने को मिलते ही हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABC सेक्शन में ना। जो आपका A सेक्शन होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, इस तरह से होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, सब आपको कुछ उतारना भी नहीं है, बस आपको कॉपी में सेक्शन A जो है, जैसे आपने स्टार्ट किया सेक्शन A, तो सेक्शन A बीच में हेडिंग डलेगी कॉपी के पेज के बीच में। फिर फिज़िक्स आप चाहे डालिए चाहे ना डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 बीच में डाल दिया। फिर यहाँ से मार्जिन लाइन खींची होगी है ना, यहाँ पे आंसर 1 जो इसका सही आंसर है, जैसे आई लेंस क्या होता है, तो आंसर 1 का A का क्या होगा, सेकंड। तो 1 का A का सेकंड आप लिखेंगे, और इसका सेकंड का आंसर क्या है, कन्वर्जेंट ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो वैसे ही 2 का क्या है, 1 का B का जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर भी लिखिएगा और उसका आंसर जो होगा वो भी लिखिएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन ना उतारिएगा वरना पेपर छूट जाएगा, बहुत बड़ा पेपर होता है। ठीक है, तो आप जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आई लेंस क्या होता है। जैसे हमारी आँख होती है, ये हमारी आँख होती है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्निया होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और इसके नीचे जो है आइरिस प्यूपिल होता है, प्यूपिल यानी पुतली होती है, ब्लैक। यहाँ पे आँख जो काली पुतली होती है इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल हो गया। और ये बड़ा आँख का ढेला होता है, वाइट पोर्शन जो होता है वो स्क्लेरा कहलाता है, स्क्लेरा। ठीक है, यहाँ पे आइरिस होता है, नीचे आइरिस मसल्स होती है। ठीक है, तो ये सब अलग टॉपिक, हम तो यहाँ पे सिंपली ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि आई लेंस जो होता है, आँखों का जो लेंस, जैसे कैमरे में लेंस होते हैं ना, DSLR में है ना, DSLR, तो जो इसी तरह आई लेंस जो होता है उसके अंदर कौन सा लेंस होता है। भाई लेंस आपको पता है, नाम पता होना चाहिए लेंसेज के। लेंस कितनी तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मेन कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरह से होता है कि बीच में मोटा होता है, किनारे पतला होता है। ये बीच में पतला होता है, किनारे मोटा होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इसी तरह मिरर भी होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, जैसे ये कॉनकेव लेंस होता है, इसी तरह कॉनकेव मिरर होता है, लेकिन इसमें पॉलिश होती है। ये चश्मा होता है, चश्मा जो आप पहनते नहीं, चश्मा, ये लेंस होता है। और मिरर जो शीशा आप देखते हैं, इससे पीछे पॉलिश होती है। क्यों, अपनी शक्ल आप इधर यहाँ पे खड़े हैं तो आप अपनी शक्ल इसके यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। ठीक है, इसी तरह कॉनकेव मिरर कैसा होगा, कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ये यहाँ बता देते हैं। कॉनकेव मिरर कैसा होगा, ये ऐसा होगा, अंदर पॉलिश होगी और बाहर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी शक्ल देखेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अरे ये चम्मच होता है, इसके अगर यहाँ पे पानी डाल रहे हैं तो ये कॉनकेव हो गया, और पीछे वाला जो फूला हुआ है वो कॉन्वेक्स। अगर आप अपनी शक्ल चम्मच में इधर वाला देख रहे हैं, जिधर पानी डालते हैं गड्ढा होता है जिधर, तो ये कॉनकेव का काम करेगा, यानी कि यूँ है ना। और आप अपने आप को उल्टा देखेंगे, थोड़ा पास से देखिए, उल्टा दिखाई देगी, अपने सर ऊपर पैर नीचे दिखाई देंगे, मतलब जिस सर देखेंगे तो सर लगेगा नीचे हो गया। ठीक है, और इधर से देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा फूले की तरफ से। ठीक है, चलिए वो सब पता नहीं क्या चले गए हम। तो आई लेंस क्या होता है, आई लेंस कन्वर्जेंट होता है। ऑप्शन आपका इसका क्या टिक होगा, कन्वर्जेंट। और कन्वर्जेंट माने मिलना। जैसे कन्वर्जेंट यानी कि हमने तो अभी आपको 2 तरह के लेंस बताए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो इन दोनों में से कुछ है ही नहीं। तो कॉनकेव लेंस हमने बताया था कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, रेज यूँ गई और यूँ हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब रेज डाइवर्ज हो जाती है, तो इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसा होता है, इसमें रेज यूँ जाती हैं, यूँ हो जाती हैं, यूँ जाके कन्वर्ज होते हैं, एक पॉइंट में मिल जाती है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस है। यानी हमारी आँखों में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया है ना। एक क्वेश्चन इस आई चैप्टर से आ सकता है, वो ये हमने कई बार बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन रेडियस
ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। बताइए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन ये है आर बराबर 2 इंटू एफ, आर बराबर 2 इंटू एफ। तो आप इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, रेडियस जो है वो फोकस की 2 गुना है, ठीक है। 2 इंटू एफ मतलब इंटू यानी मल्टीप्लाई, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, 2f भी लिख सकते हो। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, फोकस जो है रेडियस का आधा है, f बराबर r/2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर ये लिख दे f बराबर 2 इंटू आर, f बराबर 2r, ये भी गलत है। और r बराबर f/2 ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? r बराबर 2f। यानी रेडियस जो होगी वो 2 गुना फोकस की होगी, और फोकल लेंथ जो होगी रेडियस की आधी होगी, वरना 2 जिसके नीचे लग गया यानी इस चीज़ का आधा, ठीक है। तो देख लें ये दोनों ऑप्शन गलत है और ये दोनों सही है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन देगा, ये इस तरह के ऑप्शन दोनों में से कोई एक देगा वही सही होगा। इन दोनों में से कुछ एक देगा, वो 2 देंगे वो गलत होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब देखिए ये हमने बात अभी यहाँ पे लिख भी रखी है, कॉनकेव लेंस अभी हमने बताया डाइवर्जिंग होती है, इसमें डाइवर्ज होती है चीज़ें, रे इधर चली जाती है, फैल जाती है, डाइवर्ज मीन्स फैलना, कॉन्वेक्स कन्वर्ज यानी कि मिल जाती हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, यूँ जाके मिल जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ये भी हमने बताया f बराबर r/2, r बराबर 2f, ये दोनों सही ऑप्शन है। इन दोनों में कोई भी ऑप्शन आए तो वो सही होगा, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए इस पर आ सकता है, देखिए ये भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ये क्या क्वेश्चन है देखिए ध्यान से, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? ये बहुत बार आ रहा है, आ भी सकता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी। 1 किलोवाट आवर में, अच्छा KWH मानो K फॉर किलो, W फॉर WATT वाट, H फॉर HOUR। बिजली का बिल जो आता है वो 1 किलोवाट आवर में इस तरह से आता है। कितने किलोवाट आवर का मीटर भी होता है कि 2 किलोवाट का से 3 किलोवाट, वो अलग चीज़, बिजली का बिल इसी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल। अच्छा यहाँ पे अगर यूँ लिख देते 36, तो यहाँ पे आंसर होता है 36 × 10⁵ जूल, ये भी आंसर है। लेकिन ये ज़्यादा यही वाला लिख के देंगे वो, यहाँ पावर 6 याद रखिएगा, प्लस में होगी और यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा होगा, ठीक है, वरना ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा उसमें क्या है, यहाँ पे जूल लगा होगा, अगर 1 किलोवाट आवर में 3600 जूल पर सेकंड लिखा हो तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे पर सेकंड लिखा होगा यानी कि सेकंड टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए ये सारी ही यूनिट सही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सारी ही यूनिट होती हैं, एनर्जी की ये सारी यूनिट होती हैं, जूल भी होती है, किलोवाट आवर भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है, EV है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो SI यूनिट क्या है? SI माने होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, 3 तरह की 4-5 तरह की यूनिट होती हैं। SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में जो चलती है। MKS यूनिट इंडिया में चलती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS यूनिट भी इंडिया में चलती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS यूनिट होती है फुट पाउंड सेकेंड, अमेरिका वगैरह में चलती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर यूनिट पूछे तो ये तीनों ही ठीक है, लेकिन SI यूनिट खास करके ये जूल है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पे पड़ गई। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, 3 चीज़ों की यूनिट सेम रहती है, वर्क, एनर्जी, और वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जो होती है हीट, हीट की यूनिट भी जूल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ टाइम याद रखिएगा। एक चीज़ होती है पावर, पावर की एनर्जी होती है वाट, पावर की वाट, और पावर की एनर्जी ये भी होती है जूल पर सेकंड। क्यों? पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T, और W वर्क है, यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम, वर्क की यूनिट जूल हो गई और टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इससे पहले अभी जूल पर सेकंड वाला था, तो पावर और एनर्जी लगभग मिलती जुलती चीज़ होती है। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, भाई हम खाना खाएंगे तो हम जिस हिसाब से जैसा हमने खाना लिया, आहार लिया है, उस हिसाब से हमारे अंदर एनर्जी आएगी। तो आप पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब आप कितनी तेज़ी से कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, ये पावर है। एक इंसान कमज़ोर है, दुबला पतला है, और एक इंसान सेहतमंद है, फिट एंड फाइन है, ठीक है। तो अगर बहुत से लोग कमज़ोर भी ताकतवर होते हैं, वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहने मतलब एक कमज़ोर है बहुत और वो नहीं काम कर पा रहा है, तो आप 8 घंटे में वो इतना सा काम करेगा, लेकिन यही 1 घंटे में वो इतना काम कर देगा, ठीक है। तो ये पावर, जिसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। जब पावर ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा होगी तभी तो पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन जैसे ये आया है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ देखिए किलोवाट लिखा है, ये पावर की यूनिट होती है। हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है, जूल पर सेकंड में पावर की यूनिट हमने बताया P = W/T से, है ना। तो इसकी यूनिट होगी वाट इंटू सेकेंड, क्योंकि किलोवाट आर लिखो
चाहे वाट इंटू सेकेंड लिखो, बात ये CGS उसमें आ जाएगा, MKS में, ये भी MKS में नहीं, MKS में नहीं क्योंकि R है, MKS में क्या होता है सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये वाट इंटू सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन ये भी MKS में नहीं क्योंकि किलो भी होना चाहिए, MKS मीटर किलो। तो यही आंसर वैसे सही है, वाट इंटू सेकंड ही लिखिएगा अगर इस तरह क्वेश्चन आए। ये तीनों जो है पावर की यूनिट है। किलोवाट आर यहाँ पे लिखा होता तो यही आंसर होता, लेकिन लिखा नहीं आर, तो इसलिए वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किलोवाट का किलो नहीं है, लेकिन वाट आर है, तो किलोवाट को शॉर्ट में मतलब उसकी छोटी यूनिट वाट हो जाती है ना, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 1000 डिवाइड कर दिया गया वो उसको, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ ये देखिए, हॉर्स पावर लिखा है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हॉर्स पावर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, हॉर्स पावर के HP कहते हैं, है ना, हॉर्स पावर को शॉर्ट में HP कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। एक होता है HP लैपटॉप कंपनी होती है, उसका ह्यूलेट पैकर्ड, ये अलग चीज़ हो जाता है, ह्यूलेट पैकर्ड PACKARD, ठीक है, ये अलग चीज़ फुल फॉर्म है, लेकिन आप फिजिक्स में ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला HP सेम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अलग है, इसका फुल फॉर्म अलग है, ये आपके काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप यूनिट की बात चल रही तो हमने सारी यूनिट लिख डाली थी, हमने कहा बता दें कि बच्चों को कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा यूनिट पे तो आप कर लेंगे। कहे इलेक्ट्रिक करंट या खाली करंट लिखा हो, यूनिट ऑफ करंट तो भी एम्पेयर, ए फॉर एम्पेयर, AMPER, स्पेलिंग भी देख लें। करंट की यूनिट, करंट को I से शो करते हैं, करंट को C से नहीं शो करते हैं, करंट को I से, हालांकि C से लिखते हैं लेकिन शो करते हैं I से, डिनोटेड बाय I, इसकी यूनिट एम्पेयर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दिखाओ या खाली रेजिस्टेंस दिखाओ, दोनों की यूनिट ओम होती है। ओम का सिंबल देखिए, ये यूँ करके यूँ सिंबल होता है, ठीक है, पंडित जी के माथे पे बना होता है ज़्यादातर। और एक रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, इंटू को डॉट भी लगा सकते हो, डॉट में मल्टीप्लाई होता है, तो लगाओ चले लगाओ, ठीक है, खाली ओम इंटू मीटर तो बात देखिए, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। एक कंडक्टिविटी होता है कि ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो आपके में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, पावर की हमने अभी बताई थी, पावर की यूनिट वाट होती है, ठीक है। या हमने हीट की यूनिट बताई जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, और किसी यूनिट एनर्जी की यूनिट जूल होती है, भी हमने बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलॉम, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, COULOMB, ठीक है, कूलॉम, है ना। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जा सकती है, जैसे जो वर्क की यूनिट जूल होती है, तो इसमें देखिए 1 जूल में यानी 1 J में 4.2 जूल, सॉरी 1 कैलोरी में 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, या 4.18 जूल होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पहले पूछा जाता था। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं या 4.18 जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ये 1 किलोवाट वाला, ये भी याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद देखिए, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पूछ ले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों की यूनिट वोल्ट होती है। फ्रीक्वेंसी में हाँ पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्स होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स, H2 नहीं, HZ, हर्ट्स को ऐसे लिखते हैं, HERTZ, या तो ये लिखो या HZ लिखो, या इसको हम ये भी इसकी यूनिट ये भी होती है, साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CYCLES, साइकिल्स इंटू सेकेंड -1। इसका मतलब किसी के ऊपर -1 लिखा, यानी कि वो पर था, यानी अपॉन में था, नीचे था, उसको ऊपर ले गए हैं, मल्टीप्लाई में डिवाइड का निशान, ये स्लैश को हटा के मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर जो भी थी वो ऊपर जाके -1 में हो गया। पावर 2 होती तो ऊपर जाके -2 लिख देते हैं ना, ठीक है। साइकिल इंटू सेकेंड इन्वर्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन PDF में कट गया, देखिए इसमें क्वेश्चन होगा ये मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेट की जो लाइंस होती हैं, मैग्नेट की लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। ये पहला ऑप्शन था कि पैरेलल होएंगी हमेशा, या किसी पॉइंट में मिलेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, या इंटरसेक्ट ईच अदर, दूसरे को काट देंगी। तो आपको पता है मैग्नेट ये होता है भाई, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, नॉर्थ से जाएंगी साउथ में। इन साइड अगर कोई इन साइड क्या होता है मैग्नेट के, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आउटसाइड में
नॉर्थ टू साउथ जाती है हर जगह ना, ठीक है। और अगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैग्नेट को यूँ काटें तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, है ना। तो जब हम काटेंगे तो क्या नॉर्थ खाली बचेगा, इधर साउथ बचेगा? ऐसा नहीं है। ये जो हिस्सा इतना टुकड़ा है, इसमें अपने आप नॉर्थ इधर बन जाएगा, साउथ इधर बन जाएगा। हमने हमेशा ये बाई पोलर रहता है, इसमें दो पोल बन जाते हैं अपने आप। फिर इसमें यहाँ पे इतना हिस्सा यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे साउथ बन जाएगा, ठीक है। फिर काटो, फिर यही हो जाएगा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ठीक है। मैग्नेट की एक और खासियत है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट भी क्वेश्चन पूछेगा, ये सब लिख सकते हैं आप, बना के भी दिखा सकते हैं। जब कोई आंसर ना आता हो उसको डायग्राम फॉर्म में आंसर लिख देना। जब कोई आंसर ना आ रहा हो, थ्योरी ना आ रहा हो, नॉलेज है तो डायग्राम बनाया इस तरह से, ये काट पीट के, मतलब जो भी सीखा है वो कर देना। एक प्रॉपर्टी मैग्नेट की ये है कि मैग्नेट को अगर आप डोर से बांध के लटकाएंगे तो उसमें नॉर्थ साउथ तो नहीं लिखा है, लेकिन वो थोड़ी देर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे होते होते जब रुकेगा तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा कि एक तरफ नॉर्थ होगा, जिस डायरेक्शन में रुकेगा वो नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शन होगा। तो आप समझ जाएंगे या ईस्ट वेस्ट, इधर या तो इधर ईस्ट है या तो इधर ईस्ट है, इधर एक तरफ ईस्ट होगा एक तरफ वेस्ट। तो इसका पक्का ये है कि नॉर्थ साउथ ही में रुकेगा, नेचुरल चीज़ है ये, ठीक है। 4 डायरेक्शन होते हैं भाई। ऐसे पेज पे जब बनाते हैं तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। लेकिन अगर हम पेज पे ना बनाएं, जिधर से सूरज निकल रहा है, एक इंसान उधर को देख रहा है, तो जिधर को सूरज निकल रहा है तो यहाँ पे ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, मतलब उसके सीधे हाथ की तरफ अगर सूरज निकल रहा है तो सूरज की तरफ देख रहा है, तो अगर आप आपको अपने हाथ यूँ फैलाए तो उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ होगा, सीधे हाथ की तरफ साउथ होगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर वो सूरज की पीठ करके खड़ा है, इधर को खड़ा है, तो इधर वेस्ट है, ईस्ट इधर है, तो अब सीधे हाथ की तरफ जो है नॉर्थ आ जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ साउथ हो जाएगा, ठीक है। करके देखना। उसके बाद देखिए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू माने जो नया ना दोबारा रिन्यू ना किया जा सके, दोबारा ना जा सके, दोबारा ना नया किया जा सके, तो इसका आंसर देता है पेट्रोल। क्या होगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल अगर खर्चा हो गया तो वो फिर से नहीं बनेगा। कार्नोट इंजन की बात चलती है, बीएससी एमएससी में आप पढ़ेंगे कार्नोट इंजन। इन्होंने सोचा एक वर्चुअल मतलब आभासी ऐसा इंजन हो कि आप अपने घर से सहारागंज गए, 1 लीटर पेट्रोल खर्चा हुआ, फिर वापस आए तो फिर से पेट्रोल जो है वापस भर जाए, नेचुरली फिर से वापस भर जाए। तो ऐसा इंजन तो पॉसिबल नहीं है भैया फ्यूचर में भी, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल 25 रुपये महंगा हो गया आज से थोक वालों के लिए, तो उसकी वजह से सब कुछ महंगाई सब बढ़ेगी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, क्योंकि दिमाग चलाया है, पेट्रोल के रेट तो बढ़ा नहीं सकते, बेइज्जती ख़राब हो जाएगी सरकार की। तो ऐसा थोक वालों को बढ़ाओ, थोक वाले उधर से बढ़वा ही देंगे अंदर ही अंदर। हाँ ठीक है, बहुत राजनीति बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो जो नॉन रिन्यूएबल लिख के आए या एग्जॉस्टिबल कन्वेंशनल कुछ भी लिख के आए, तो नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल तीनों बात एक ही हैं, ठीक है। तो इनका आंसर पेट्रोल रहेगा। तो आपको नॉलेज भी होना चाहिए, जो चीज़ ख़त्म हो जाए यूज़ करने में। जैसे और सनलाइट जो है इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यूएबल है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जो कभी ख़त्म ना हो वो रिन्यूएबल कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन चलिए सब लोग करिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ये मिरर है, ये भी याद रखिएगा। फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। जल्दी बताइए आंसर, ओरली आंसर बता सकते हैं बच्चे। फोकल लेंथ 20 है, जल्दी हम पॉज कर रहे हैं, आप लोग खुद करके देखिए, वीडियो पॉज करके खुद करके देखिए थोड़ी देर। तो यहाँ पे अब तक के आप लोगों ने कर ही लिया होगा। देखिए सामने लिखा है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़, यानी कि फोकल लेंथ दी हुई है, यानी कि एफ बराबर क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी, व्हाट के बाद जो लिखा होगा वो निकालना होता है। व्हाट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालना है? रेडियस बराबर क्वेश्चन मार्क। तो रेडियस जो होती है, अभी हमने पहले ही सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, रेडियस ऑफ हमला, रेडियस क्या होती है? फोकल लेंथ की डबल होती है। तो आर बराबर 2f या 2 इंटू एफ, 2 मल्टीप्लाई एफ, इंटू पढ़ते हैं इसको, 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या दी है? 20, एफ की जगह 20 लगेगा, 2 टू द 4, 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर आंसर हो गया, ठीक है। अब बात यहाँ ध्यान समझिए कि ऐसे भी समझ सकते हैं, जितना फोकल लेंथ दी होगी उसका डबल रेडियस होगा। देखिए 20 का डबल कितना होता है? 40, ठीक है। फोकल लेंथ जितनी दी होगी और रेडियस उसकी डबल होगी। और अगर इसका उल्टा कर देते हैं कि ये रेडियस दे देते हैं, मान लो कि ये रेडियस दी और यहाँ पे कहते हैं फोकल लेंथ निकालो, अगर कह देते रेडियस 20 है तो कह रहे हैं फोकल लेंथ निकालो, तो फोकल लेंथ उसकी आधी होती है, तो ये 10 आंसर हो जाता है फोकल लेंथ अगर पूछते हैं, ठीक है। जो रेडियस दी होगी उसकी आधी फोकल लेंथ, और जितनी फोकल लेंथ दी होगी उसका डबल रेडियस, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ठीक है, इस मामले से।
चलिए इसके बाद आप यार न्यूमेरिकल पे आ जाइए। आ सकता है इस तरह का न्यूमेरिकल। इस तरह का न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? आपको रजिस्टर निकालना है ए और बी के बीच में, है ना, ए और बी के बीच का रजिस्टर निकालना है। अब देखिए इस तरह का न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ए से बी के बीच का निकालना है, तो यहाँ से यानी करंट यहाँ कहीं से आया होगा, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, यानी कि ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल हो गया। जब करंट दो डायरेक्शन में बटेगा वहाँ से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ से पैरेलल। अब जब हम ये देखें, ये करंट इसको कहीं और डायरेक्शन तो मिल नहीं रहा है, दो डायरेक्शन में तो बढ़ नहीं रहा है, बस इधर गया, इधर गया, इधर ही गया, वहीं यहाँ पे आया है। लेकिन ये जो इधर जा रहा था वो इधर गया है ना। तो ये जो जा रहा था ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये सीरीज़ में है। अगर हम इसको सीधा कर लें उंगली से तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। ये भी 2 याला, ये भी 2 याला, ये तीनों सीरीज़ में हो गए ऊपर वाले, है ना। ये अलग नीचे हो गया, ठीक। तो सीरीज़ का यहाँ पे ऐसे बना के डायग्राम फॉर्मूला बनाएंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज़ में है ना। सीरीज़ का फॉर्मूला ये होता है, सीरीज़ मतलब एक लाइन में है, ठीक है। खाली कोने है, कोने से करंट इधर उधर थोड़ी ना जा रहा है, वो इधर ही अपने रास्ता गाड़ी चल रही है रेल पटरी पे, ठीक है। ये सीरीज़ में हो गया। R1 की वैल्यू 2 हो गई, R2 की वैल्यू भी 2 हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई। आंसर आ गया हमारा 6 ओम, ठीक है। क्लियर हो गई बात। लेकिन इसके बाद नीचे देखिए ये ऊपर का 6 हो गया। अब यहाँ पे ये 3 ओम भी तो है। तो अब ये जो डायग्राम, अब ये जो R1 और R2 पहले यहाँ तक लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिए। लिखते रहेंगे साथ में पॉज कर करके तो ज़्यादा फ़ायदा है। स्क्रीनशॉट लेके बाद में इंतज़ार करेंगे, पढ़ लेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। बोर्ड का टाइम एकदम सर पे है, ठीक है। तो आपका ये 6 आया, 2 2 4 6। अब आपका कुछ डायग्राम इस तरह से हो गया, है ना। ये 6 ओम आंसर आ गया आपका, है ना। और जब हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे 3 ओम यहाँ पे, ये देखिए 3 ओम यहाँ पे पहले से था, है ना। अब देखिए ये दोनों कुछ पैरेलल दिख रहे हैं ना, पैरेलल माने आमने सामने है। अब पैरेलल का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बुक का फार्मूला ना लगाइएगा, या लगाइएगा, आसान है। इसमें क्या है, बस जो भी रेजिस्टेंस दिए उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और नीचे ऐड कर दो। तो R1 इंटू R2, R1 की वैल्यू ये होगी, R2 की वैल्यू ये होगी। 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, है ना। 6 3 ज़ा 18 हो गया। कभी ये 6 से 6 को काटना दिएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लगा, यहाँ पे नीचे प्लस लगा। अगर मल्टीप्लाई लगा दो तो ये सब कट जाते हैं। ये 6 3 ज़ा 18 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब ये कटेगा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। आंसर आ गया 2 ओम। अलग लिख देंगे, इक्वल टू लगा के 2 ओम, ठीक है। ये ओम का सिंबल है, ये ओम का, है ना। ये ज़रूर लगाएं वरना नंबर कट जाएंगे। क्लियर हो गई बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या देता है बताइए, आपने पढ़ा है। यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आप ये लिख सकते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट यानी कि आई, है ना, आई को करंट कहते हैं। और ये कैसे होता है कि भाई आप सीधा हाथ अपना लिए, उसको ऐसे अंगूठा करिए, ये इंडेक्स फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर हो गई, सब 90 डिग्री पे, है ना। तो ये जो ऊपर वाली फिंगर है इसको आप लिखेंगे, ये डायग्राम बनाइएगा बढ़िया से बुक से देख के। ये फादर है, फादर माने फोर्स हो गया, ठीक है। ये जो ये इंडेक्स फिंगर है जिसमें, है ना, जिससे शहादत की उंगली कहते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एरो बना के लिखिएगा, इधर वाली जगह कम है। और ये जो नीचे मिडिल फिंगर है ये चाइल्ड है, चाइल्ड यानी कि करंट। चाइल्ड ना लिखिएगा, ठीक है, आप करंट लिखिएगा। तो ये फादर हो गए, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और C फॉर करंट, C फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो लिख लेंगे, यही लिखना होगा, यही बनाना होगा। और इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये भी लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पावर ऑफ लेंथ अगर क्वेश्चन आए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पावर ऑफ लेंथ, डिफाइन पावर ऑफ लेंथ, तो आप बस इस तरह लिखिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंथ, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का मतलब बस इतनी सी बात है। 1/f को कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ को अपॉन में लिख देना, ये रेसिप्रोकल कहलाता है। इज कॉल्ड पावर लेंथ यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। ये पूरी डेफिनेशन ये देखो इतने वर्डों में हमने लिखी है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल पावर ऑफ लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/f। इसकी यूनिट डायोप्टर होती है, पावर ऑफ लेंथ की यूनिट डायोप्टर होती है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, डायोप्टर, ठीक है, ये याद रखिएगा। 100/f लिखते हैं, फिर सेंटीमीटर मीटर में जब चेंज करते हैं इस तरह से करें कुछ इसका, ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस देता है, फोकल लेंथ इतना, फाइंड द पोजीशन नेचर। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट की यूनिट ये U हो गया,
एंड फ्रॉम कॉन्केव फोकल लेंथ एफ की वैल्यू ये हो गई। पोजीशन नेचर ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। तो इसको आप निकाल के देखिएगा, कोशिश करिएगा। लेंस के इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, है ना। यहाँ पे यू की वैल्यू 10 हो गई, -10 लिख लेंगे। एफ़ की वैल्यू हो गई -15, फोकल लेंथ इसकी -15 हो गई। तो आप इसमें फार्मूला देखिए, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन जब भी पूछे पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि आपको वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप, क्योंकि बात किसकी चल रही है, लेंस की बात चल रही है ना, तो एक बात और याद रखिएगा, बताया भी है, लेंस की बात चलेगी तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब एफ वी और यू दिया 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और जब मिरर की बात चल रही होगी तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस कितना फर्क है। लेंस में देखिए एन है, एन फॉर निगेटिव होता है, निगेटिव माने होता है माइनस, तो लेंस माने माइनस होगा, मिरर माने में प्लस होगा। इतनी बात करके जो वी की वैल्यू दी होगी वो रख देंगे, यू की वैल्यू दी होगी वो रख देंगे, एफ की वैल्यू निकल आएगी। अगर यहाँ से एफ की ना निकालनी हो, यू की निकालनी हो, तो आप एफ़ की वी की दी होगी वो रख देंगे, निकल आएगा, है ना। उसे कैलकुलेशन आना चाहिए, वरना आप यहाँ छीलेंगे वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद है कि क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाट इज द इमेज लोकेटेड। कॉनकेव मिरर देखिए ऐसा होता है, पीछे पॉलिश होती है। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज की दे रहा है। आप ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे यू की वैल्यू हो गई -10, इसकी जो इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट कंसिडर इन फ्रंट ऑफ व्हेयर इज द इमेज लोकेटेड इन कॉन्केव 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, यानी जितनी बड़ी इमेज है उसकी 3 गुना बड़ी इमेज दे रहा है। और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूरी पे है और इमेज कहाँ पे है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्म एम बराबर I/O करके ऐसे लगता है, और -v/u इस तरह से लगता है। तो 3 टाइम्स दे रहा है, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा। टाइम नहीं, हमें जल्दी जल्दी बताना है पूरा पेपर। यहाँ पे देखिए हमने लिखा अभी तो कुछ, ठीक है। अब देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसमें भी वही लॉजिक है जो राइट हैंड रूल आता था। इसमें उल्टा हाथ आप यूँ करेंगे, अंगूठा ये और ये, है ना। तो वही फादर मदर चाइल्ड। एक राइट हैंड पाम रूल है, उसमें क्या होता है, फिंगर को यूँ आप कर्ल कर लेंगे, अंगूठा यूँ करेंगे, ये फिंगर जो है अंदर को हो जाएंगे ना। ये डायरेक्शन ऑफ करंट होता है ना, हाँ। ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताती हैं, ठीक है। कर्ल कर लेंगे आप अपनी फिंगर को, मोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरह का इसी थ्योरी बुक से पढ़ लीजिएगा। ये वही चीज़ है, फादर मदर चाइल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट, ये तो अलग राइट हैंड पाम रूल हमने बता दिया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वही चीज़ है कि ये फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद रखिएगा। वो ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है। इसमें आगे दिया है राइट द फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग। फोर्स का फार्मूला लिखता है, एक्टिंग ऑफ लेंथ की एल दी है, यूनिफॉर्म बी की बी दी है, करंट फ्लोइंग आई, तो BIL है ना। तो आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, एफ बराबर बिल साइन थीटा होता है। बिल्ली होती है ना, बिल कहते नहीं, बिल्ली आ जाएगी, बिल कहते हैं, एफ बराबर बिल साइन थीटा। एफ बराबर एक और फॉर्मूला होता है, ये तो आप इसमें आपको यही आंसर हो गया, एफ बराबर बिल साइन थीटा। अगर एक क्वेश्चन आता है बिल बवाल कबाब, BBL साइन थीटा, है ना, ये बवाल हो गया, है ना, ये बिल हो गया, ये बवाल हो गया। एफ बराबर QVB साइन थीटा, जब QVB में दिया हो तो कबाब साइन थीटा, QVB कबाब, ठीक है, बवाल कबाब बिल, है ना। तो अलग अलग क्वेश्चन जो जिस हिसाब से आए उस हिसाब से आंसर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वायर लिया गया, उसको 5 पीस में कट कर लिया गया, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, टाइम नहीं है। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, आँखों में जो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे, है ना, कैसे सही होती है, रेक्टिफाई मैंने उसको कैसे करेक्ट करें, डायग्राम बनाओ। अगर हमने बताया ना, डिफेक्ट ऑफ विजन में भाई मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। दूसरी वीडियोज़ मेरी देखिए तो समझ में आएगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया यानी शॉर्ट साइडनेस, आपको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। इसमें दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस लगाते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। एक आजकल बीमारी चल रही है प्रेस बायोपिया, है ना, हमने बताया था प्रेस बायोपिया। इसमें दोनों काम हो जाता है, बुढ़ापे में ये होता है, एज रिलेटेड इशू है, एज फैक्टर है, आँखें दूर की भी और पास की भी दोनों कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। प्रिंस, अब देखिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला। जनरेटर को डायनामो भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और इसका मतलब ये होता है कि जनरेटर कैसे चलता है, आपने देखा होगा भाई, लाइट चली गई, शादियों में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, फिर जनरेटर से आदमी चाह के चलाता है, मेहनत करता है, डोरी खींचता है जैसे भी, फिर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी लगाता है, अपनी ताकत लगाता है। इंसान जब ताकत लगाए तो मैकेनिकल एनर्जी कराता है। जैसे ही वो ताकत लगाता है, जनरेटर ऑन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, खट 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 खट, फिर क्या होता है, बिजली आने लगती है। तो यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। तो जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है
तो उसे जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो। और जब हम टिल्लू हमारे घर में होता है, टिल्लू कैसे ऑन होता है, जब हम खटका ऑन करते हैं यानी कि बिजली हमने दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो टिल्लू ऑन करके क्या काम करता है, हैंड पैप वाला काम करता है। जैसे हैंड पैप हम लोग चलाते थे तो पानी नीचे से निकलता था, यानी मैकेनिकल एनर्जी लगाते थे तो हमें पानी मिल रहा था। अब हमें मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, काम नहीं करना पड़ रहा, वो काम टिल्लू कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, हम इलेक्ट्रिसिटी दी, खटका खोला, यानी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट जब होगा, यानी कि मैकेनिक वाला काम करने लगेगा, तो वो टिल्लू करता है, टिल्लू यानी इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मोटर, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल डायनामो, जनरेटर या डायनामो। ठीक है, इसका पूरा लॉन्ग आएगा, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, सही से पढ़ लिया बुक से, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से पूरा देख लीजिएगा कैसा है डायग्राम, है ना, बड़ा अजीब सा डायग्राम है, लेटरिंग और ये सब। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री का है, थोड़ा सा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन हम आपके सामने दे दे रहे हैं, गूगल कर लिए कुछ भी, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन ये तो अलग चीज़ है, देखिएगा। न्यूट्रलाइजेशन, अच्छा एक अलग से क्वेश्चन, ये हम जी तो ऑप्शन दिए हैं, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ लेता है जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जब एक चीज़ दूसरे से ऐड होती है तो वो एडिशन रिएक्शन है। एस्टरीफिकेशन उसमें एथर वगैरह कुछ जो भी सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करता है मामला, देख लीजिएगा ना। पीरियोडिक टेबल वाला जो है, पीरियोडिक टेबल वाले क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, हमने बताया दूसरी वीडियो में, देख लीजिए। मेटल, नॉन मेटल, मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, मर्क्यूरी ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल कौन सा होता है, सोडियम हो गया, है ना, क्योंकि मेटल सारे हार्ड होते हैं लेकिन एक सॉफ्ट मेटल भी होता है, सोडियम होता है। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं। होमोलोगस सीरीज़, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आ सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ और होमोलोगस सीरीज़ ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन देख लिए कौन कौन सी आ रही हैं, और उसके बाद ये पूछ सकता है रेंसिडिटी। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए आया। सपोनिफिकेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये सब देख लीजिए। देखिए जब ये आएगा तो और लगाओगे, या तो ये करिए या तो ये IUPAC नेम वाले जो आपको आता हो कर लिएगा। देखिए IUPAC नेम बहुत आसान है। फॉर्मल्डिहाइड का पहले तो फॉर्मूला होता है HCHO, है ना, मिथेनल, है ना, क्या कहेंगे इसको, मिथेनल कहेंगे, है ना, मिथेनल। देख लीजिएगा एक बार, कंफर्म कर लिएगा, हम जल्दी में बता रहे हैं। मिथेनल अल, क्योंकि CHO दिख रहा है ना आखिरी में। एसीटोन यानी कीटोन CH3, कीटोन CH3CO। तो देख लीजिएगा, इसका हमें भी थोड़ा डाउट हो रहा है। एसीटोन एसिटल्डिहाइड CH3CHO एसिटल्डिहाइड होता है। एंड कीटोन CO होता है CH3CO। कुछ डाउट हो रहा है, मैं थोड़ा टाइम नहीं है, जल्दी। प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन CH3CO। थोड़ा सा माइंड स्लिप हो गया, आप देख लीजिएगा, अब टाइम नहीं है। ठीक है, अगर विच डिटर्जेंट इज सुपीरियर ओवर सोप, तो ये भी देखिएगा क्वेश्चन। pH वैल्यू एंड टू इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन डेली लाइफ। pH वैल्यू, अच्छा pH वैल्यू के बारे में, pH माने होता है पोटेंस हार्ड या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म। pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। pH ऑफ प्योर वाटर, pH ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, 7 होता है। और वाटर जो होता है न्यूट्रल, इसकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर की। ठीक है, उसके बाद अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है, लेस देन 7 होगा तो एसिडिक, यानी कि किसी की pH वैल्यू 4 है तो 7 से छोटी है, लेस यानी कि कम, 7 से कम है, या 5 है या 3 है तो ये एसिडिक है। और अगर किसी की pH वैल्यू 7 से ज़्यादा यानी 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी इनमें से, तो वो बेसिक है। अच्छा बेस कहेंगे इसको। ठीक है, और बेस और एल्कली बात एक ही होती है लगभग। ठीक है, बेस और एल्कली बात एक ही होती है। एसिड की पहचान ये होती है, उसमें H लगा होगा, जैसे HCl, ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में एसिड होता है, चीज़ों को गलाता है। ठीक है, और OH लगा होगा तो इसको, ये तो हाइड्रोक्सिल आयन हो गया। OH जो होता है ये बेस होता है, जैसे NaOH, ये बेस हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। पेट में हमारा एसिड होता है, सोनार लोगों के पास यही HCl होता है, HCl और HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 में होता है। ठीक है, तो ये इससे एक बार या रॉयल वाटर कहते हैं, इससे वो सोने को गलाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भैया देखो सिरके को कहते हैं एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सी सिरका खाते हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है CH3। जब रिएक्ट एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH एथेनॉल। इसको एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमन नेम इसका एथाइल अल्कोहल है, अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम एथेनॉल है, IUPAC नेम एथेनॉल है एथिल अल्कोहल का, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, अब आप देखिएगा, सब करें सोडियम मेटल सब देखिएगा, है ना, टाइम नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो होगी, पगला गए होंगे। इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक प्लेस, प्लांट में भाई क्या होता है, दिन में रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, नाइट में लेते हैं कि शाम में लेते हैं कि ड्यूरिंग डे और नाइट दोनों टाइम लेते हैं। अच्छा ये याद रखिए, प्लांट जो होते हैं दिन में कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी दिन भर जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ही O2, और रात में CO2 छोड़ते हैं। लेकिन कौन सा, बरगद का पेड़, बनियन का ट्री, कौन पीपल का पेड़ कौन सा होता है, बनियन ट्री होता है जो, तो वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बाकी सारे पेड़ जो है दिन भर जो ऑक्सीजन देंगे फ़ायदेमंद, लेकिन रात में कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। इसीलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वरना आपकी तबीयत ख़राब हुई या बीमारियाँ होंगी या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन होता नहीं है जनरली, लेकिन हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो गया, वेरिएशन भैया देख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से करना, पॉज कर करके, टाइम नहीं है और याद भी नहीं, हर टाइम हर चीज़ याद रखें आप लोग खुद, 5R स्ट्रेटजी इन ब्रेन। अच्छा यार आर्स जो मतलब होता है रेड्यूस, है ना, कम करो, रीयूज़, है ना, दोबारा यूज़ करो, रिसाइकिल, है ना, और रेफ्यूज़ मैंने मना करो, ज़्यादा प्लास्टिक ना यूज़ करो, है ना। रेड्यूस यानी प्लास्टिक यूज़ कम करो। रीयूज़ मतलब कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई इसको सही से सही करके उसको रिसाइकिल करो, दूसरा मटेरियल को बनाओ। रेफ्यूज़ यानी मना करो। अब बार 5वां और याद नहीं आ रहा, देखिएगा। सेक्स क्रोमोसोम से बात इस वे पर क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारी यानी हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है तो शादी के बाद जो भी होता है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब बेबी होता है तो 23 पेयर वाले पे टिक लगाइएगा। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें 23rd यानी 23वां जो होता है पेयर वो डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा कि लड़की है। लड़के के लिए क्या होता है XY, लड़की के लिए XX। XX बने तो लड़की होगी, XY बना तो लड़का होगा। ये बॉय हो गया, ये XX गर्ल के लिए हो गया, ठीक है। अच्छा 22 पेयर अगर लिख के आए, 22 पेयर मतलब 22 पेयर तो कॉमन होते हैं, सेम रहता है, तो ये 22 पेयर को ऑटोजोम्स कहते हैं, तो इसमें टिक लगाइएगा ऑटोजोम्स वाले में, ठीक है। 23 पेयर वाला जो है ये हमारी बॉडी में एक्चुअल में 23, अगर 23 पेयर लिखा है और खाली 23 लिखा है तो 23 खाली नहीं होगा, 23 पेयर यानी कि 23 पेयर का मतलब 23 × 23 + 23 यानी 46। अगर ऑप्शन में 23 पेयर नहीं है तो 46 वाला ऑप्शन टिक होगा, इसमें पेयर नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर 23 पेयर लिखा है तो 23 पेयर वाला टिक होगा, खाली 23 वाला नहीं टिक होगा। लेकिन अगर 22 पेयर लिखा है तो फिर इसका आंसर ऑटोजोम्स वाला होगा, ठीक है। बहुत दिमाग से करिएगा काम। अच्छा 22 पेयर यानी कि 44 पेयर यानी कि 2, है ना। 22 पेयर यानी 44 हो गया। 44 तक तो कोई मामला नहीं, 45वां और 46वां होता है, ये डिसाइड कर देता है कि लड़का होगा कि लड़की, ठीक है। चलिए वो सब अलग बात है। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, देखिए किडनी वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आएगा, पढ़ के जाना बहुत कायदे से। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट यानी कि दिल, ऐसा नहीं होता है, इसका अड़ा बेड़ा होता है, पाइप निकले होते हैं, वो पढ़ के जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और इस बार हमें लग रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी है इधर से यूँ वाला जो डायग्राम नहीं है, किडनी वाला इधर है, ये किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख के आ सकता है, उसमें भी आप यही बना सकती हैं। और ब्रेन वाला भी देख ली, ब्रेन वाला तो है नहीं, कोई कान वाला देख लीजिए, कोई भी कोर्स में जो हो देख लीजिएगा। हाँ वो फेफड़े वाला आ सकता है, लंग्स वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किडनी, लंग्स और फेफड़े, गुर्दा सब कुछ। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट वाला है, दिल वाला, ठीक है। अच्छा मेंडल एक्सपेरिमेंट शो एंड मेंडल ने पी प्लांट पे वो किया था एक्सपेरिमेंट, पी मटर के पेड़ पे किया था। पी का बोटेनिकल नेम क्या होता है, पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, सटाइवम। अच्छा ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या, इंसानों का साइंटिफिक नेम क्या है, ये होमो सैपियंस, होमो SAPIENS, ठीक है। इसमें याद रखिए कि H कैपिटल होगा लेकिन S जो है स्मॉल होगा, ठीक है। वैसे अगर आप किसी का अपना कोई इंसान नाम लिखते हो, जैसे आमिर खान लिखना है तो आमिर का A कैपिटल होगा, लेकिन उनका सरनेम जैसे खान है तो खान का K कैपिटल होगा। लेकिन जब हम बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो ये जो K होता है ये स्मॉल रहता है, ठीक है, आगे वाला, ठीक है।
और एक चीज़ फिर से अभी बता देना कि एक्स जो होता है गर्ल्स के लिए होता है, एक्स वाई बॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। इससे वाई छोटा होता है, एक्स बड़ा होता है, ठीक है। चलो भैया थक गए, ठीक है।